गुड मॉर्निंग। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हैं मौर्य साम्राज्य को। और कल आपने उसका पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा था कि कैसे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद बिंदुसार ने उसको आगे बढ़ाया और अशोक उसका उत्तराधिकारी बनता है। और अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया, कल आपने देखा था। और अशोक बौद्ध धर्म में मुगल पुत्रतिष्ठ के प्रभाव में आता है और वो बौद्ध बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ और चीजों को हम लोग देखेंगे और इसके बाद आपकी भूमिका क्या है एक स्टूडेंट के रूप में, कि आपको मौर्य साम्राज्य का प्रशासन और उनमें यूज की गई शब्दावलियां या जो उसमें मंत्रीगण या मंत्री की परिषद मिलती है, उस कौन विभाग किसके पास होता था, इसकी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको व्यापार के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ऐसी कुछ चीजें जो उनका जो पर्टिकुलर मौर्य साम्राज्य में जो टर्म है, मान लीजिए मैंने बोला विष्टि किसे कहते थे, तो मौर्य साम्राज्य में विष्टि जो है बेगार प्रथा को कहते थे। अगर किसी से काम लिया और उसके बदले में आपने पैसे नहीं दिए तो उसे बेगार कहते हैं। तो मौर्य काल में शिल्पकारों को महल या भवन बनवाने के लिए लगाया जाता था और उनसे काम लेने के बाद उनको पैसा नहीं दिया जाता था या उनका मूल्य नहीं चुकाया जाता था, तो उसे विष्टि कहते थे। वैसे ही कोई भी शब्दावलियां, कोई भी टैक्स है, उसको मौर्य साम्राज्य में क्या कहते थे ये जानकारी रखना आपकी भूमिका है। और प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में ऐसी कुछ बातें आपको कहने का मतलब कि आपको उसके टर्म पकड़ने हैं कि उस समय किस चीज को क्या कहते थे। तो अभी मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, पहले हम लोग आगे कुछ बातों को बढ़ाते हैं और मौर्य साम्राज्य को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अशोक ने क्या किया है कि यहाँ पर बोध गया की यात्रा की थी शासन के 10वें वर्ष। आपने देखा था शासन के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी, क्योंकि बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर वह शासन के 20वें वर्ष कहाँ जाता है, वो जाता है लुम्बिनी नामक ग्राम पर। लुम्बिनी, क्योंकि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी नामक ग्राम पर जाता है जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। और यहाँ पर टैक्स को 1/8 कर देता है, 1/8 कर देता है। इसकी सूचना हमें जो है रुम्मनदेई अभिलेख से मिलती है। रुम्मनदेई अभिलेख है, रुम्मनदेई अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। या फिर हम कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बदल कर कैसे आता है, इसमें बदल कर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब टैक्स से संबंधित कोई बात कह रहा हूँ, तो ये 1/8 कर किया गया है, इसलिए रुम्मनदेई अर्थव्यवस्था की जानकारी देने वाला भी अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा एक अभिलेख ऐसा है जिसमें जो है अशोक की पत्नी के द्वारा दान देने का उल्लेख किया गया है, वो दान दे रही है कहीं पर, तो उस अभिलेख को रानी कारुवाकी का अभिलेख कहते हैं। रानी कारुवाकी, ये अशोक की एक पत्नी का नाम यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आपको कल मैंने बताया था कि अशोक की माता का नाम यहाँ पे क्या बताया गया था, सुभद्रांगी या धर्मा। सुभद्रांगी या धर्मा जो है अशोक की माता का नाम बताया गया, और रानी कारुवाकी उसकी पत्नी का नाम है। ठीक है। एक अभिलेख है सोहगौरा और महास्थान। यहाँ से अन्न भंडारण की जानकारी मिलती है, अन्न भंडार किए गए हैं इसकी जानकारी मिलती है सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख अभिलेख है, उनके बारे में हमने आपको बताया। आगे और बढ़ते हैं। अब जैसे कि अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी थोड़ी सी चर्चा अगर करें, स्तंभ लेख, तो कुछ के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट अभिलेख जो है, इसमें जो है बताया गया है कि पशु हत्या
नहीं की जाएगी। पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, पशु हत्या पर रोक लगाई गई है। और सामाजिक उत्सव पर रोक लगाई गई है। पहले अभिलेख में वो ऐसा लिखता है, सामाजिक उत्सव पर रोक। पहले तो दूरदर्शन या टीवी वगैरह था नहीं कि वो प्रधानमंत्री आए और बोल दे कि ऐसा होगा, तो वो अभिलेखों के द्वारा वो जो है प्रजा को संबोधित कर रहा है। और पशु हत्या पर रोक लगाई गई है और सामाजिक उत्सव पर भी रोक लगाई गई है, ऐसा पहले अभिलेख में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा अभिलेख जैसे है तो इसमें जो है क्या कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और पड़ोसी राज्यों पर चिकित्सा की व्यवस्था इसमें केरल, ताम्रपर्णी, सत्यपुत्र, ये पड़ोसी राज्यों के नाम यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और सिंघल का मतलब यहाँ पर श्रीलंका से है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर पड़ोसी राज्यों में भी चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी बात की गई है। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा सभी इसमें बताई गई है। तीसरा अभिलेख महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब यहाँ पर पहली बार आप देखते हैं कि रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती है। रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति किस अभिलेख में मिलती है, तो आप बताएंगे थर्ड में मिलती है। इसका काम क्या था? इसका काम था कि ग्रामीण जनपद में या गांव में जो भी लोग रहते हैं उनकी देख रेख करना, उन पर जो है निगरानी रखना और उनको जो है देखभाल करना कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, और ये सीधे सम्राट को इसकी जानकारी दे सकता था। रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। ठीक, चौथा अगर आप चर्चा करें यहाँ पर फोर्थ में, तो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो सहिष्णुता की नीति चौथे में बताई गई है, सहिष्णुता की नीति। यहाँ पर एक पांचवा भी महत्वपूर्ण हो सकता है। पांचवे में क्या कहा गया है कि एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसे धम्म महामात्र कहा गया है। धम्म महामात्र, इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि अशोक की जो धम्म नीति है, तो धम्म नीति में लोगों को प्रशिक्षित करना या उसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि धम्म नीति क्या है, तो उसके बारे में धम्म महामात्र को रखा गया है जिससे कि वो लोगों को बताएगा। और उसको कहा गया है कि हर 5वें वर्ष जो है वो पूरे राज्य में, पूरे देश में दौरा करेगा, वो जगह जगह पर जाएगा और देखेगा कि लोग धम्म नीति का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किस अभिलेख में की गई है, तो ये पांचवा अभिलेख बताया जाता है। ठीक, तो ऐसे अलग अलग बातें हैं, लेकिन आप शुरू के 5 कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट अभिलेख जो है वो कलिंग अभिलेख है। कलिंग की चर्चा करते हैं। कलिंग में जो अभिलेख है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पृथक कलिंग लेख या पृथक शिलालेख, इसको कह देते हैं। कलिंग के नाम पर कलिंग लेख और शिलालेख है क्योंकि चट्टानों पर बना है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, भाई स्लोगन है इसका कि सारी प्रजा मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है। ये बात जो है अशोक जो है कहता है। इसके साथ सभी धर्मों के साथ मेल जोल बढ़ाकर रखने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को कुशल धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है या मेड को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही मैंने भी अपनी प्रजा के लिए रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की है। तो ये पृथक कलिंग लेख में भी रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? पृथक में है ऐसा। तो ये कुछ अशोक के अभिलेख हैं जहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रशासन की ओर आते हैं और देखते हैं कि प्रशासन में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो
प्रशासन में क्या था कि यहाँ पर अशोक ने क्या किया है कि या मौर्य सम्राटों ने क्या किया है कि साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, तो साम्राज्य को उन्होंने प्रांतों में डिवाइड किया है, प्रांत, और प्रांत को विषय में डिवाइड किया है, विषय उसके नीचे आता है, विषय, ठीक, और इसके नीचे स्थानिक आते हैं, ठीक, और फिर एक इकाई और है द्रोणमुख, द्रोणमुख, ऐसे छोटी छोटी डिवीजन करके अंत में ग्राम आता है, ग्राम। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है और सबसे बड़ी इकाई साम्राज्य है। तो प्रांत का शासन जो है राजा खुद देखता था, और विषय जो है विषयपति के अधीन होता था, विषयपति के अधीन होता था। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ पर कुछ अधिकारियों की चर्चा की गई है, जैसे कि आप एक अधिकारी का नाम देख सकते हैं, समाहर्ता। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रधान था, या वित्त मंत्री आप इसे कह सकते हैं, राजस्व विभाग या वित्त मंत्री, ठीक। दूसरे अधिकारियों की चर्चा करते हैं, जैसे कि सन्निधाता। ये क्वेश्चन आता है, सन्निधाता किसे कहते थे, तो मैंने क्या कहा कि आपको शब्दावलियां पकड़नी है कि किसको क्या कहते थे। तो यह क्या है, राजकीय कोषाध्यक्ष है, राजकीय कोषाध्यक्ष। क्योंकि मौर्य काल में अच्छे खासे प्रमाण मिलने लगे थे, साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी साहित्य है, महल भवन खंडहर सिक्के सब कुछ मिलने लगा था, इसलिए हमें बहुत सारे अधिकारियों की सूचना मिलती है। तो कौन कौन से अधिकारी थे, उनके अंतर्गत कौन कौन से विभाग थे, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे समाहर्ता है, राजस्व विभाग का प्रधान है, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष का प्रधान है। वैसे ही दूसरा है अंतःवर्षिक, अंतःवर्षिक ये क्या है, ये राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी है, राजमहल की देख रेख करने वाला अधिकारी है। इसके अलावा आप देखते हैं सीताध्यक्ष का नाम आता है, सीताध्यक्ष। जहां भी सीता शब्द आएगा वो कृषि आ जाए, कृषि से संबंधित होगा, तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष है, कृषि विभाग। इसके अलावा पौतवाध्यक्ष आता है, पौतवाध्यक्ष। ये माप तौल से संबंधित अध्यक्ष है, माप तौल, माप तौल का अधिकारी है। पौतवाध्यक्ष के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर सूत्राध्यक्ष, ये कताई बुनाई से संबंधित है, कताई बुनाई, क्योंकि वस्त्र सिलना जो है या कपड़े का निर्माण जो है एक प्रमुख उस समय उद्योग बन गया था, तो सूत्राध्यक्ष की जरूरत थी। इसके अलावा और देखते हैं थोड़े से, सूत्राध्यक्ष के बाद आप देखिए सूनाध्यक्ष। दोनों में कंफ्यूजन ना हो, इसको अच्छे से अलग अलग बैठाइएगा, सूत्राध्यक्ष अलग है, सूनाध्यक्ष अलग है। और सूनाध्यक्ष क्या है, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ खाना का मतलब जहां पर जानवरों को काटा जाता है का अध्यक्ष, जहां पर जानवर काटे जाते हैं, तो सूनाध्यक्ष उसका काम है। फिर एक अधिकारी आप देख सकते हैं जिसका नाम है लक्षणाध्यक्ष। ये है टकसाल विभाग का अध्यक्ष, टकसाल, जहाँ पर सिक्कों का निर्माण होता है या सिक्के जारी करता था, तो वहाँ अध्यक्ष है लक्षणाध्यक्ष, ठीक। तो ये कुछ चर्चा है जो कि आप अध्यक्षों के नाम ध्यान रखिएगा। आगे और चीजों को देखते हैं।
तो जैसे कि कुछ ये सब अधिकारियों की सूची या जानकारी आपको मिली। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं कि न्यायालय कैसा था मौर्य काल में, न्यायालय या न्याय कैसा था उसकी बात करें तो एक न्यायालय का नाम था धर्मस्थली न्यायालय, धर्मस्थली न्यायालय, और दूसरा का नाम है कंटक शोधन, कंटक शोधन न्यायालय। तो ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई धर्मस्थली में किस प्रकार का न्याय होता था और कंटक शोधन में किस प्रकार का न्याय होता था। तो पहली बात ये स्पष्ट कर लीजिए कि जो उस समय न्याय व्यवस्था थी वो व्यवस्था जो है आदर्श स्थापित करने वाली थी, वह सुधारात्मक नहीं थी। मतलब कि सुधार करने का अवसर नहीं दिया जाएगा बल्कि आदर्श स्थापित कर दिया जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी। मतलब कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो हाथ काट दिया जाएगा तो क्या होगा कि लोगों के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर आप चोरी करेंगे तो हाथ कट जाएगा। ये नहीं कि अच्छा भाई तुम्हारे पास ये जुर्माना लगा देते हैं तुमको छोड़ देते हैं, बाद में अगली चोरी मत करना। तो वह सुधार करने का मौका नहीं देते हैं, सीधे सीधे एग्जाम्पल ऐसा कड़ा दंड देते हैं कि लोग जो है आगे से करे ना कभी। तो यहाँ पर दो प्रकार के न्यायालय आपको दिखाई पड़ते हैं, एक धर्मस्थली और एक कंटक शोधन। तो धर्मस्थली न्यायालय की विशेषता ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि नागरिक जो होते हैं तो नागरिक और नागरिक के विवाद आपस में देखे जाते हैं, नागरिकों के पारस्परिक विवाद यहाँ पर देखे जाते हैं, ये न्यायालय धर्मस्थली न्यायालय कहलाते हैं। और इसमें जो है लगभग जो है दीवानी मामले यहाँ पर देखे जाते हैं। दीवानी मामले मतलब कि जमीन जायदाद या राजस्व से संबंधित रुपया पैसा का मामला होता है तो वो दीवानी मामला है और ये धर्मस्थली न्यायालय में देखे जाते हैं। इसमें नागरिक और नागरिक आपस में लड़ाई करते हैं या उनके विवाद निपटाए जाते हैं। और जबकि कंटक शोधन न्यायालय जो होते हैं वो फौजदारी मामलों को देखते हैं, फौजदारी मामलों को देखते हैं। और इसमें विवाद ऐसा भी हो सकता है कि राज्य और नागरिक के बीच विवाद अगर हो रहा है तो उसको देखा जाएगा। और फौजदारी मामले में चोरी डकैती हत्या मर्डर ये सब इसमें दिखाई पड़ता है। और चोरी डकैती को उस समय क्या कहते थे, साहस कहते थे। साहस, जो डकैती डालते थे उस काम को साहस कहते थे ये लोग। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तचर विभाग भी आपको दिखाई पड़ेगा, गुप्तचर व्यवस्था थी। इनके अधिकारी को जो है महामात्याप सर्प कहते थे, महामात्याप सर्प। ये पर्टिकुलर अधिकारी का नाम, ये क्वेश्चन आता है कि गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते थे, या आएगा महामात्या सर्प कौन था, तो आप बताएंगे गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। गुप्तचर विभाग दो तरह से होते थे, मतलब इनके जो जासूस होते थे, एक होते थे संस्था, उन्हें कहते थे संस्था, और एक होता था संचार। तो संस्था का मतलब ये है कि ऐसे जासूस या ऐसे लोग जो कि एक ही जगह पर रुक कर जो है गुप्तचर का काम करते थे। और संचार का मतलब कि ये लोग जगह जगह पर बिखर जाते थे, अनेक राज्यों में निकल जाते थे और वहां से गुप्तचर विभाग के द्वारा जो है सूचनाओं को एकत्र किया जाता था। तो ये लोग एक जगह पर संगठित नहीं होते थे, अलग अलग जगह पर चले जाते थे और ये एक जगह पर संगठित होकर ये काम करते थे। तो ये गुप्तचर विभाग की विशेषता थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये न्यायालय विभाग का काम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन क्या संबंधित है किस विभाग से और उसकी शब्दावली क्या है, बस वही आपको ध्यान रखनी है। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है इसमें, बस वो नाम पुराने हैं, इस समय हम लोग कुछ और कहते हैं तो इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा होती है। एग्रोनोमोई जो कि नगर प्रशासन से संबंधित है और ये मार्गों का निर्माण जब हो रहा है तो मार्गों के निर्माण की देखरेख करता है, मार्गों के निर्माण से संबंधित अधिकारी है, एग्रोनोमोई कहते हैं इसे। इसके अलावा एक प्रादेशिक नामक अधिकारी है जिसे आजकल हम जिला अधिकारी कहते हैं, वैसे ही ये प्रादेशिक है जिसे जिला अधिकारी भी कहा जाता है। रज्जुक नामक अधिकारी को आप देख ही चुके हैं, इसका काम क्या है, ग्रामीण जनपद की देखभाल करना, ग्रामीण जनपद। फिर
धम्म महामात्र की बात करें अगर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका काम धम्म नीति से संबंधित बातों में लोगों को प्रशिक्षित करना है, और ये एक्चुअल में नगर से जुड़ा हुआ है। ये नगर प्रशासन का अधिकारी है और नगरों में जो भी धम्म नीति की बात हो रही है उसकी चर्चा करता है। तो अंतर एक खास यही है कि ये ग्रामीण से और ये नगर का है, धम्म महामात्र। इसकी चर्चा जो है 3रे अभिलेख में हुई है, इसकी चर्चा 5वें अभिलेख में हुई है, ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए, ये हो गए कुछ अधिकारियों की चर्चा। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टैक्स भी लगाए गए। तो जो मौर्यकालीन टैक्स है उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मौर्य काल में जो कर प्रणाली है उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि कुछ टैक्स की चर्चा की गई है, और अनाज के रूप में भी टैक्स लिया जाता था और रुपया पैसा के रूप में भी टैक्स लिया जाता था। तो जो वस्तुएं बाहर जाती थी, है ना, जो वस्तुएं बाहर जाती थी उन पर एक टैक्स लगता था जिसे कहते थे निष्क्राम। निष्क्राम में ये निर्यात कर था, ये निर्यात कर है। ऐसे ही दूसरा टैक्स हम देख सकते हैं जिसका नाम है प्रवेश। प्रवेश आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह आयात कर है, आयात कर। इसके अलावा है एक कर फेमस है जिसका नाम है सेतुबंध। सेतुबंध, सेतुबंध का मतलब ये होता है कि जब राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया जाता था, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध, तो वो सेतुबंध है। जो लोग भी राज्य की तरफ से सिंचाई की सुविधा लेते थे तो उनको ये कर देना पड़ता था। सेतुबंध इसका नाम, ये फेमस है, ये क्वेश्चन भी आता है, सेतुबंध कर किसे कहते थे। ठीक, इसके अलावा एक कर है प्रणय। प्रणय, प्रणय क्या है? ये एक आपातकालीन कर है, आपातकालीन कर। जब कोई इमरजेंसी होगी तब उस पर ये कर लगाया जाता था, आपातकालीन कर। ठीक, एक कर है हिरण। यह हिरण कर ऐसा होता था कि ये नगद पैसे के रूप में ना होकर ये अनाज के रूप में लिया जाता था, अनाज के रूप में। ठीक, तो समझते चलिए जो जो शब्दावलियां, ये भी क्वेश्चन है। सेतु हिरण क्या था, प्रणय क्या था? तो ये क्या है? आपातकालीन का है, ये सिंचाई का प्रबंध है, ऐसा कुछ। भाग एक कर होता था। भाग का मतलब है कि उपज, जितनी भी उपज हुई है उसमें राजा को एक हिस्सा दिया जाता था, तो उसे उपज, उसे भाग कहते थे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो मौर्य काल में प्रमुख काम थे वो कृषि था, कृषि पर उनकी अर्थव्यवस्था थी, प्लस पशुपालन, प्लस व्यापार, वाणिज्य व्यापार। ये 3 प्रमुख काम होते थे जिन पर मौर्य काल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। ठीक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से एक टर्म दिया गया है जिसको कहते थे वार्ता। क्वेश्चन आएगा वार्ता किसे कहते थे, तो आप बताएंगे कि कृषि, पशुपालन और व्यापार को वार्ता कहते थे। फिर क्या होता था कि एक टर्म और है जिसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, उसको कहते हैं विष्टि। विष्टि क्या है? यह कारीगरों से बेगार लेना। अगर आप बेगार लेते हैं तो उसे विष्टि कहते थे। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक झील का निर्माण हुआ है जिसे कहते हैं सुदर्शन झील। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है। ठीक, यह झील जो है सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है सुदर्शन झील। ठीक, तो जब इस झील का निर्माण हुआ तो जो कारीगर लगते हैं, मरम्मत करते हैं या निर्माण, अभी तो पहली बात तो इसका निर्माण हो रहा है, तो निर्माण जब हुआ तो उस समय जो कारीगर लगे उनसे विष्टि ली गई, यानी कि बेगार लिया गया,
उनको मूल्य नहीं चुकाया गया उनके श्रम का। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस राजा के समय में हुआ? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। चलो ये अच्छी बात है। और जब इस झील का निर्माण हुआ तो इस समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप बताएंगे इस गवर्नर का नाम है पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ये गवर्नर है। ठीक, अब इस झील का महत्व यह है कि आने वाले समय में यह झील इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे इतनी ज्यादा सिंचाई या व्यवस्थाएं हो जाती थी कि इस झील की फिर से मरम्मत की गई आने वाले समय में। अब अशोक के समय में, राजा अशोक के समय में फिर से इस झील की मरम्मत की जाएगी। तो अशोक के समय में फिर से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया सौराष्ट्र प्रांत में। और अब की बार यहाँ का जो गवर्नर है सौराष्ट्र का, इसका नाम है तुषाप। तुषाप गवर्नर बदल गया। फिर आने वाले समय में फिर से मौर्योत्तर काल में सुदर्शन झील का फिर से निर्माण किया जाएगा और अब की बार शासक जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुद्रदामन। रुद्रदामन ये एक शक शासक है। अभी आप मौर्योत्तर काल में इसको देखेंगे। और इसने भी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है और इस समय गवर्नर बन जाता है सुविशाख। तो अलग अलग समय के राजा इसकी मरम्मत करा रहे हैं। देखते हैं वाणिज्य व्यापार जो है, तो वाणिज्य व्यापार इस समय यहाँ पर रोम के साथ हो रहा है, फारस के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्रमुख जो लोग हैं जिनके साथ व्यापार किया जा रहा है। और व्यापार में जो है प्रमुख वस्तुएं जो हैं वो हाथी दांत, बहुमूल्य लकड़ी, सीपी, नील, मोती, ऐसी वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। और एक देश और है मिस्र, मिस्र के साथ भी इनका व्यापार हो रहा है। ठीक, यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह होगा वो आपको जो पश्चिम का बंदरगाह है, यहाँ पर आपको भृगु कच्छ नामक बंदरगाह दिखाई पड़ेगा, भृगु कच्छ। ठीक, और पूरब का जो बंदरगाह होगा यहाँ पर ताम्र लिपि या ताम्र लिप्ति नामक बंदरगाह दिखाई पड़ेगा। पश्चिम एक बंदरगाह और है जिसका नाम है सोपारा। तो ये पश्चिम और पूरब के बंदरगाह हैं। और यहाँ पर मिस्र का एक राजा है जिसका नाम है टालमी। मिस्र का राजा है टालमी। तो टालमी कहता है कि ज्यादा व्यापार करने के लिए, मतलब मिस्र और भारत के साथ व्यापार करने के लिए टालमी ने क्या किया है कि लाल सागर पर, एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर, लाल सागर पर बर्निस नामक बंदरगाह को बनाया है। बर्निस नामक बंदरगाह बनाया है। ये क्वेश्चन आता है कि बर्निस नामक बंदरगाह किसने बनाया है? तो आप बताएंगे टालमी ने। कहाँ का राजा है? मिस्र का राजा है। कहाँ बनाया है? लाल सागर पर बनाया है। तो ये प्रमुख बंदरगाह है जो कि आपको दिखाई पड़ता है। तो देश कौन है? रोम, फारस, मिस्र, जहाँ से व्यापार हो रहा है। और ये सब चीजें उस समय अच्छी चल रही हैं। और मौर्य काल में मौर्यों का जो है जो नौसेना है वो भी बढ़िया है। नौसेना अच्छी है और जहाज निर्माण होता था। और जहाज निर्माण पर जो है वो राज्य का एकाधिकार था, केवल राज्य ही जहाज बना सकता था, ऐसा नियम बनाया हुआ था। तो जहाज निर्माण पर एकाधिकार रखा हुआ था। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो वाणिज्य व्यापार में आपको देखनी है। और कोई भी वस्तु जो है, एक अधिकारी था संस्थाध्यक्ष। तो संस्थाध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु बेची नहीं जा सकती थी, ना ही कोई वस्तु खरीदी जा सकती थी। इसका नाम है संस्थाध्यक्ष। वस्तुओं को बेचने खरीदने का जो अधिकार है वो संस्थाध्यक्ष के पास होता था। और समाहर्ता भी एक प्रमुख था, अभी मैंने बताया था। सॉरी, समाहर्ता ये कौन है? राजस्व विभाग का प्रधान है, ये वित्त मंत्री है। तो ये भी अपने नियम बना सकता था वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए। तो ये कुछ लोगों के नाम ध्यान रखने हैं आपको। चलिए आगे और कुछ चीजों को देखते हैं। क्या शब्दावलियां हैं, किसको क्या कहते थे, यही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर
देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीजें हो रही हैं समाज में। तो समाज में एक चीज यहाँ पे बड़ी फेमस थी और प्रचलित थी, वो ये थी कि यहाँ पर एक प्रथा थी जिसे आज भी कहते हैं, जिसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। तो वेश्यावृत्ति जो प्रथा थी, इसको जो है राजकीय संरक्षण प्राप्त था, राज्य की तरफ से राजकीय संरक्षण प्राप्त था। और जो उसको संरक्षण देने वाले जो अधिकारी थे, उसको जो है गणिकाध्यक्ष कहते थे, गणिकाध्यक्ष। ये समाज में आपको दिखाई पड़ेगा कि गणिकाध्यक्ष का काम है राजकीय संरक्षण देना वेश्यावृत्ति को। इसके अलावा जो है, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी जो महिलाएं, उनको जो है रूपा जीवा कहते थे। रूपा जीवा, ये क्वेश्चन आएगा, रूपा जीवा क्या था? तो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं। इसके अलावा जो कलाकार होते थे, कलाकार, नट होते थे, नर्तक होते थे, है ना, अभिनेता होते थे, तो उनको जो है रंगोपजीवी कहा जाता है। तो यहीं पे कंफ्यूजन बन जाता है, रूपा जीवा और रंगोपजीवी। तो इसको स्पष्ट कर लीजिए कि कलाकारों को रंगोपजीवी कहते थे और वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहते थे। तो रंगोपजीवी पुरुष कलाकार को कहते थे और जो महिला कलाकार होती थी उसको रंगोपजीवनी कहते थे। रंगोपजीवनी ये महिला कलाकार होती थी। ठीक, तो ये मौर्य काल की एक अलग विशेषता है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बौद्ध धर्म तो था ही, लेकिन साथ में वैदिक धर्म का बोलबाला था। वैदिक धर्म इस समय चल रहा था और देवताओं की मूर्तियां बनाकर बेची जाती थी, मतलब मूर्तियों का निर्माण होने लगा था। तो उस जो शिल्पकार बनाते थे उसे देवता कारु कहते थे। देवता कारु का काम क्या है? जो देवताओं की मूर्ति बनाने का निर्माण करता है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं मेगास्थनीज के बारे में। जैसे कि मेगास्थनीज, जैसे ये कथन है कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, वो बोलता है, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भारत में दास प्रथा थी, इसका वर्णन जो है कौटिल्य ने भी किया है, मनु ने भी किया है। 7 प्रकार के दास बताए हैं, किसी ने 9 प्रकार के दास बताए हैं। लेकिन मेगास्थनीज को लगता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि मेगास्थनीज के अनुसार यह कथन सत्य है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो आप बताएंगे हाँ, वो कहता है नहीं थी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेगास्थनीज क्या है, वह एक विदेशी यात्री है और वो जहाँ यूनान से आया है, तो उसके देश में जो दास होते थे उनको जो है उनके साथ बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनको घोड़ों की जगह पर रथ में लगा दिया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, हर समय कोड़े बरसाए जाते थे। तो जब भारत में वो आता है तो भारत के दासों को देखता है तो कहता है कि अरे ये दास तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो घरों में रहते हैं, घर का काम करते हैं, समय मिलने पर ये बाजार भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, पान वगैरह भी खा लेते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। तो इनको दास कहना नहीं उचित है। उसको लगता है कि ये तो कोई घर का सदस्य है, तो इसलिए उसको ये लगता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं है, ये बात जानिएगा। इसके अलावा वह समाज को 7 भागों में बांट देता है। कहता है कि समाज जो है 7 जातियों में बटा हुआ था। उसने जिन जातियों की चर्चा की है उसको देख लेते हैं। एक वो बोलता है दार्शनिक, यहाँ पर दार्शनिक रहते थे। दूसरा किसान, भारत में किसान होते थे। तीसरा शिल्पी, चौथा सैनिक, पांचवा निरीक्षक, छठा सभासद, सभासद, और 7वां जो है एक जाति का उल्लेख किया, अहीर, अहीर। तो 7 जातियों से बताइए, दार्शनिक, किसान, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, अहीर। इसको एक फॉर्मूले में याद करना, तो आप याद रखिएगा द की अंश सैनिस। इसमें जो है 7 जातियां आ जाएंगी।
जैसे कि आपको क्वेश्चन में अगर आपको ये आए कि कौन था या कौन नहीं था, एक गायब कर देगा, एक दूसरी जाति दे देगा, इसमें सातों आ जाएंगे। दा से दार्शनिक, किसान, शिल्पी, अहिर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो ये सातों जाति यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि मेगास्थनीज के अनुसार है। सातों जातियों को समाज में स्थान दिया गया है। ठीक है, दकियन सैनिस, ये सातों जातियां। इसके अलावा मेगास्थनीज ने जो है श्रेणियां बताई हैं, मतलब कि उसने डिवीजन किया हुआ है। जैसे कि पहली है श्रेणी जिसमें उसने कहा है कि यह श्रेणी जो है उद्योग और व्यापार से संबंधित है। दूसरी उसने बताया है श्रेणी या समिति बनाई है, उसने कहा है कि यह विदेशियों की देखरेख से संबंधित है। विदेशी व्यक्तियों की देखभाल, इसका काम ये था कि जो भी विदेशी आए उसकी देखभाल करना। तीसरी समिति बताई है उसमें कि वह जन्म और मृत्यु से संबंधित है। कौन, किसने जन्म लिया, किसने मृत्यु लिया, कौन, किसकी मृत्यु हो गई, किस नागरिक की, उसकी देखभाल करने के लिए या इसकी जांच करने के लिए तीसरी समिति बनाई। और फिर जो है एक समिति और बनाई गई है जो पर्टिकुलर व्यापार और वाणिज्य की है। पांचवी वस्तुओं के विक्रय से संबंधित है कि इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक। और छठी समिति इसने वस्तुओं के क्रय मूल्य से संबंधित है, मतलब वस्तुओं का विक्रय और वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, इससे संबंधित समिति जो है बताई गई है। तो ये उसने जो है 6 समितियां बताई हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये किसके अनुसार है, मेगास्थनीज के अनुसार है। इसके अलावा यहाँ पर वर्णन किया जा सकता है कौटिल्य का। कौटिल्य का असली नाम क्या है आपको पता ही होगा, विष्णुगुप्त है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। और ये जो अर्थशास्त्र है, आपसे क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र कैसा ग्रंथ है, राजनीतिक रूप से है, सामाजिक रूप से है, धार्मिक रूप से है या आर्थिक रूप से है, ये किस पर प्रकाश डालता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लोग गलती से कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक रूप से संबंधित ग्रंथ है, अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, क्योंकि उसका नाम है अर्थशास्त्र, जबकि ऐसा है नहीं। वह शुद्ध रूप से राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीतिक ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में लिखा ग्रंथ है। इसमें 18 भाग हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत का मतलब कि 7 सिद्धांत, 7, मतलब कि राज्य के 7 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं उन्होंने बताया है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ठीक है, ये 7 अंग अगर हैं, किसी को भी व्यक्ति को अगर राजा बनना है या राज्य का निर्माण करना है तो उसके पास 7 चीजें होनी चाहिए। उसके पास अच्छे मित्र होने चाहिए, सेना होनी चाहिए, खजाना होना चाहिए, किला होना चाहिए, जनपद होने चाहिए और एक अच्छा पुरोहित होना चाहिए जो उसको अच्छी सलाह दे सके, एडवाइस दे सके, और राजा तो खुद होना ही चाहिए। तो ये सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। चलिए, ये होगी बात। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग आगे करते हैं, वो है अशोक की धम्म नीति। कि ये धम्म नीति क्या थी, आखिर ये धम्म नीति है क्या, है ना।
तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि अशोक क्योंकि मुगल पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया था, तो उसने जो है बौद्ध धर्म का पोषण करने के लिए धम्म नीति बनाई, या फिर कह सकते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि की बात कहता है और लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री संघमित्रा को पड़ोसी देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि राजा है वो अशोक, और अशोक राजा होने के कारण जो है उसको ऐसे देश में शासन करना है जहाँ पर विभिन्न धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा भाषी संस्कृति के लोग रहते हैं। तो उन सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए उसने इस धम्म नीति का प्रचार किया या इस धम्म नीति को बनाया। एक्चुअल में ये धम्म नीति क्या है कि अशोक ने देखा कि सभी धर्म के लोग रहते हैं, आजीवक संप्रदाय है, ऐसा वैसा सभी लोग रहते हैं, तो जैनियों को भी देखना है, आजीवक को देखना है ना? और अक्रियावाद को देखना है, संदेहवाद को देखना है, सभी धर्म को लोगों को साथ में लेकर चलना है। तो उसने सभी धर्म की अच्छी बातों का संग्रह किया, सभी धर्म से कुछ ना कुछ निकाला और उनको एक जगह पर लाकर फेंट दिया, और फेंटने के बाद जो चीज बनकर आई उसे उसने कहा कि ये धम्म नीति है। इसमें होता क्या था कि शांति की नीति अपनाई गई थी, लोगों से कहा गया था कि भैया आप लोग सामाजिक समारोह, उत्सव, खर्चीले समारोह मत करो, और क्या करो कि धम्म नीति का पालन करो, शांतिपूर्ण तरीके से रहो। और मनोरंजन करने के लिए आपके लिए क्या किया उसने कि वह झांकियां निकलवाता था, समय समय पर झांकियां निकलती थी, जैसे कि आप आजकल रामलीला के समय में देखते हैं लोग झांकी में ये रामायण के दृश्यों का अंकन किया जाता है, उसमें कि हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे हैं या राम राज्य लगा हुआ है, राम दरबार लगा हुआ है। तो वैसे ही सभी धर्मों की अच्छी बातों का संग्रह करके उनकी झांकियां बनवाई। जब वो झांकी जाती थी तो हर धर्म के लोगों को लगता था कि अरे इसमें तो मेरे धर्म की बात कही जा रही है, अच्छा ये वाला बात तो मेरे धर्म से मिलता जुलता है। तो सभी धर्म के लोगों को महत्व दिया, उसने स्पेस दिया और सबको कहा कि आप लोगों की ही धम्म नीति है, इसका पालन करिए। क्योंकि अशोक ने जब साम्राज्य को जीत लिया था तो अब उस राजा की मनोस्थिति यही होनी चाहिए कि अब हमारे देश में कोई युद्ध ना हो। तो वो ऐसा तभी होगा जब सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। इसलिए अशोक ने ये कहा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, कि अब तो कुछ लड़ाई करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि सब कुछ हमने जीत लिया है, तो सब लोग शांति से रहिए। और सब जगह पे उसने कहा कि भैया पशु चिकित्सा करवानी चाहिए, मनुष्य की चिकित्सा करानी चाहिए, मतलब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो मतलब जनता उसमें बिजी रहे, वृक्षारोपण करिए, अच्छी बातों को पढ़िए, झांकियां देखिए। अब आप समारोह वगैरह में जाएंगे, पार्टी करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप ड्रिंक कर लेंगे या कुछ ऐसा खा पी लेंगे कि आपके मन में क्या होगा कि मनोभाव आएंगे और आप विद्रोह करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं या आपस में षड्यंत्र कर सकते हैं। तो उसने इन चीजों को रोक दिया। और धम्म नीति क्या है कि वह सभी धर्म के, उस समय के सभी धर्मों की अच्छी बातों का संग्रह है, या फिर कह सकते हैं यह सहिष्णुता की नीति है। सहिष्णुता की नीति है जिससे कि सभी धर्म के लोग जुड़ सकें। तो ये खास बात है कि अशोक ने इतने लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य को शांतिपूर्ण तरीके से चलाया और सभी धर्मों के बीच में सामंजस्य को बनाकर रखा। यह केवल एक बौद्ध धर्म की नीति नहीं है, ये सभी धर्मों की अच्छी बातों का संग्रह है जो राजा अशोक ने चलाई है। इसीलिए अशोक महान कहा जाता है क्योंकि उसने शांतिपूर्ण तरीके से शासन को किया है। और इसीलिए भारत सरकार ने अशोक की लाट को अपना राजचिन्ह बनाया है, क्योंकि उसमें वो महानता के गुण थे। जैसे कि आप आज देखते हैं कि सार्क शिखर सम्मेलन होता है, बिम्स्टेक होता है, तो अशोक ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की नीति को पहले ही बता दिया था, पहले ही बना दिया था कि हाँ भाई हमको पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वो नीति जो अशोक ने चलाई है वो आज हमें सार्क, बिम्स्टेक, G8, G20 वो सबके रूप में दिखाई पड़ती है कि हर कोई अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। तो ये अशोक ने स्टार्ट किया है जो लंबे समय तक दिखाई पड़ रही है। तो अशोक की नीति को गुजराल प्रधानमंत्री थे श्री गुजराल जी, उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन बनाया था। और जब उनसे पूछा गया था कि स्टेटमेंट की ये गुजराल डॉक्ट्रिन है क्या, पड़ोसी देशों के साथ गुजराल डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है, तो उन्होंने कोट किया था कि और कुछ नहीं है, मैंने अशोक की नीति को ही एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, पड़ोसी देशों के साथ मिलजुल कर रहना। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि अगर आप जो है अपने दुश्मन आप चुन सकते हैं, लेकिन जो है पड़ोसी आप चुन नहीं सकते, वो आपको मिलते ही हैं। और सबसे पहले अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो सबसे पहले आपको बुझाने जाना चाहिए, वरना उसकी लपट आप तक आ सकती है। यानी कि पड़ोसी देशों को हर कोई महत्व दे रहा है, और ये स्टार्ट जो है अशोक ने ही शुरू किया था। तो ये अशोक की धम्म नीति है, क्योंकि सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहने की नीति है। तो यहाँ पर मौर्य काल में बस इतना ही करते हैं। अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल, उसके अंदर नए साम्राज्यों को देखेंगे, वहां पर विदेशी आक्रमण और भी होगा।
उसकी बातों पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।